अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिहैबिलिटेटिव मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक की, दैट इज़ आल्सो नोन एज सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सो बेसिकली जो इनिशियल पार्ट है उसमें जो है हम स्ट्रोक से रिलेटेड बेसिक इसकी पैथोलॉजी और बेसिक इसकी कॉजेज़ से रिलेटेड पढ़ेंगे। और ये जो आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगी ये आपके न्यूरो रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है, यानी ये इम्पॉर्टेंट BCQs पॉइंट हैं। और साथ ही साथ आपके पास रिहैब में, तो क्योंकि हम रिहैब मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी इंपॉर्टेंट होंगे ये। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक बेसिकली सडन लॉस होता है ऑफ द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन बिकॉज देयर इज़ इंटरप्शन इन द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ब्रेन के पास जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपके पास न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं वो आपके पास लॉस हो जाएंगे। आपके पास सडन अनकॉन्शियसनेस या अदर साइंस एंड सिम्टम्स अपेयर होते हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। नाउ द थिंग इज़ दैट जो स्ट्रोक है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, ये आपके पास सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इन द वर्ल्ड। आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स स्ट्रोक इज़ द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, जबकि ये आपके पास थर्ड लीडिंग कॉज है ऑफ डिसेबिलिटी इन द वर्ल्ड। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। ये दोनों टाइप्स भी आपने अच्छे से समझनी है और साथ ही साथ आपने इसकी जो है कॉजेज़ जो मैं आपको समझाऊंगी वो भी अच्छे से समझनी है, क्योंकि यही आपके पास BCQ पॉइंट्स हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक एंड हैमरेजिक स्ट्रोक। जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है ये ज़्यादा कॉमन होता है। 85% वी हैव इस्केमिक स्ट्रोक एंड 15% वी हैव हैमरेजिक स्ट्रोक। द थिंग इज़ दैट जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है इसमें आपके पास ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही होती है, जबकि हैमरेजिक स्ट्रोक में ब्लड लीक हो रहा होता है इन द ब्रेन। जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, अब यहाँ पे ना ब्लड जा नहीं रहा, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन जो लीडिंग कॉज है ऑफ द इस्कीमिक स्ट्रोक इज सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। कोई थ्रोम्बस बन गया है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ये सेकंड कॉज हो सकती है आपके पास सेरेब्रल एम्बोलिज्म। जबकि हैमरेजिक स्ट्रोक जो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स रैप्चर हो रहे होते हैं, एबनॉर्मल वैस्कुलेचर हो रहा होता है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही होती है, वी हैव टू कॉजेज फॉर दैट। इंट्रासेरेब्रल हैमरेज यानी ब्लीडिंग होना विद इन द ब्रेन पैरेन्काइमा। इसकी लीडिंग कॉज इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंसिव पेशेंट में जो स्ट्रोक की कॉज होती है वो, या जो टाइप ऑफ स्ट्रोक होता है वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। जबकि जो आपके पास सेकेंड टाइप है दैट इज़ द सब एरेक्नोइड हैमरेज, जो कि सब एरेक्नोइड स्पेस में आपके पास ब्लीडिंग हो रही होती है एंड इसकी कॉज होती है सेक्युलर एन्यूरिज्म। इनकी हर हैमरेज की या हर स्ट्रोक की आपके पास एक अलग कॉज होती है, उसको अच्छे से याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि BCQ में ऐसे ही पॉइंट आते हैं कि विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ द इंट्रासेरेब्रल हैमरेज या इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक है। अच्छा, अब अगेन एक और पॉइंट कि अगर हैमरेजिक स्ट्रोक सिर्फ पूछा हुआ है सो उसमें जो ज़्यादा कॉमन होता है वो इंट्रासेरेब्रल हैमरेज होता है। सो उसकी लीडिंग कॉज हाइपरटेंशन है। So we have two types of stroke, ischemic and hemorrhagic. Ischemic is the leading type of the stroke. Hemorrhage further has two types: intracerebral hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, in which intracerebral hemorrhage are more common, with and its leading cause is hypertension. देन वी हैव रिस्क फैक्टर्स। आपके पास ऑस्पी में एग्जैक्टली इसी तरह पूछा जाता है मॉडिफाइबल कौन से और नॉन मॉडिफाइबल कौन से हैं। सो मॉडिफाइबल में सबसे पहले लीडिंग कॉज में आपके पास हाइपरटेंशन आ जाता है, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़, देन स्मोकिंग, अल्कोहल यूज़, ओबेसिटीज़, दीज आर द मॉडिफाइबल फैक्टर्स। अब इसमें एक और फैक्टर क्या होता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक क्या होता है, इसमें भी आपके पास ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लेस देन 24 आवर्स होती है। लेस देन 24 आवर्स में पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। ये भी आपके पास एक रिस्क फैक्टर है कि अगर किसी पेशेंट को ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हो जाए सो देयर इज़ अ मोर चांस कि उसको स्ट्रोक भी हो सकता है इन फ्यूचर। Then we have non-modifiable risk factors. In non-modifiable risk factors we have age, जेंडर में मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक एंड रेस। कुछ आपके पास कम्युनिटीज़, कुछ रेसेस में ये ज़्यादा कॉमन होता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक, जैसे हम बी फास्ट के निमोनिक से याद करेंगे। बी फॉर बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब है कि आपके पास जो एक बैलेंस होता है किसी भी इंडिविजुअल का वो लॉस हो रहा होगा, उससे चलने में मसला हो रहा होगा, पेशेंट को फॉल ऐसा लग रहा होगा कि अभी गिर जाएगा। देन वी हैव आई। आई में क्या हो रहा होगा कि ब्लरिंग ऑफ द विजन, पेशेंट कंप्लेन कर रहा होगा मुझे धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, या फिर मुझे दो नज़र आ रहे हैं, यानी उससे विजन इश्यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। देन फेस,
आपको ना फेस पे कुछ अनइवननेस कि एक तरफ चेहरा ढलक रहा है या आपके पास होंठ एक तरफ ढलक रहे हो या मुंह से सलाइवा गिरना शुरू हो गया, मतलब कुछ टिल्टिंग या अनइवन ऑफ द फेशियल फीचर्स नज़र आएंगे आपके पास। देन वी हैव आर्म। आर्म में क्या होगा, जो पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा होगा कि उसकी जो है वन साइड पर नमनेस, सुनपन महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ सुई चुभ रही है या बिल्कुल सुन महसूस हो रहा है। देन वी हैव स्पीच। स्पीच उसकी कैसी हो रही होगी, डिसआर्थरिया हो रहा होगा, स्लर्ड स्पीच हो रही होगी। एंड ये जो टी है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अगर कोई भी पेशेंट आपको इस तरह के सिम्टम्स बता रहा है तो आपने फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल करना है। दिस इज़ एन एमरजेंसी कंडीशन। आपने ऐसे इंडिविजुअल को फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाना है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेजर ब्लड वेसल्स या मेजर आर्टरीज ऑफ द ब्रेन। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ कि एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर जो है ये कौन कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई कर रहे होते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स, जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, जब ये कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ये ब्लॉक होगी या ये रप्चर होगी, तो उस केस में आपके पास किस तरह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मैनिफेस्ट करेंगे, ये बेसिकली याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास एक बहुत सा अच्छा खासा बड़ा सिनेरियो आएगा और उसमें इसके ना ये सारे सिम्टम्स लिखे हुए होंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लॉस हुई है। नाउ एक और उसमें ये होगा कि उसमें राइट भी गिवन होगी ऑप्शन में और लेफ्ट भी गिवन होगी। ऐसे मोस्ट ऑफ द BCQs आते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ। तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जितने भी आपके पास सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं, इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रालैटरल साइड पर होंगे। अब मैं आपको इंडिविजुअल समझाती हूँ। जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम है, इसमें जो पेशेंट की मैनिफेस्टेशन होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रालैटरल वीकनेस इन द लेग्स। इसमें जो पेशेंट के लेग्स होते हैं, बिकॉज द लेग एरिया इन द ब्रेन इज सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो कॉन्ट्रालैटरल साइड के लेग्स एरिया इसमें आपके पास वीकेंड हो जाएंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन होगी, लॉस ऑफ मूवमेंट हो रही होगी। नाउ द थिंग इज़ दैट कि इसमें जो है अगर किसी की राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी लॉस हुई है तो उस केस में उसके लेफ़्ट लेग की सेंसेशंस जाएंगी। होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एंड सेकंड जो आपके पास एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में कंप्लेन होती है, दैट इज़ द यूरिनरी एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस एंड द गेट डिस्टर्बेंसेस। मिडल सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम जो होता है, इसको हमने डिवाइड किया इनटू द डोमिनेंट हेमिस्फीयर एंड द नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। जब भी कोई स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी हिस्ट्री में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछना होता है उसके रिस्क फैक्टर्स वगैरह के अलावा कि उसका डोमिनेंट हैंड कौन सा है, वो राइट हैंडेड है, वो लेफ्ट हैंडेड है, ताकि आप उससे अंदाज़ा लगा सकें कि उसका जो है डोमिनेंट हेमिस्फीयर कौन सा है। मोस्टली इंडिविजुअल्स में लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो अगर लेफ्ट साइड के मिडिल सेरेब्रल आर्टरी लॉस होती है तो उस केस में आपके पास वीकनेस हो रही होगी कॉन्ट्रालैटरल साइड पे, और ये ज़्यादा होती है इन द आर्म्स एंड फेस, बिकॉज आर्म्स एंड फेस एरियाज इन द ब्रेन इज सप्लाइड बाय मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो अगर आपके पास लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी लॉस होती है तो राइट आर्म्स एंड फेस पे आपके पास सेंसेशंस भी लॉस हो रही होंगी, मूवमेंट भी लॉस हो रही होंगी। देन डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट को बताने का मकसद ये था कि जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर जब लॉस होगा तो उस केस में पेशेंट सफ़र करेगा एफेजिया से, यानी उसे ना ही बातें समझ आएंगी ना ही उससे बोला जाएगा। सो उसका वर्निकीज एरिया भी लॉस हो सकता है, रिसेप्टिव एफेजिया एंड ब्रोकाज एरिया भी लॉस हो सकता है, एक्सप्रेसिव एफेजिया। और लेफ़्ट आर्टरी जाने पर आपके पास राइट साइडेड हेमिएनोपिया हो रहा होगा, राइट आँख की जो है आपके पास विजन बिल्कुल लॉस हो जाएगी। देन फर्दरली मूविंग, अगर आपके पास नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर है जो कि मोस्टली इंडिविजुअल्स में राइट होता है, उस सिचुएशन में आपके पास कॉन्ट्रालैटरल वीकनेस हो रही होगी ऑन द लेफ्ट साइड, और साथ ही साथ इसमें कंस्ट्रक्शनल एप्रेजिया हो रहा होगा। अब आपको डिफरेंस समझ आया, दोनों के सिम्टम्स अलग हैं। तभी हमने डोमिनेंट पूछा इन द हिस्ट्री कि डोमिनेंट हैंग कौन सा है, और तभी हमने अलग अलग आपको सिम्टम्स पढ़ाया ताकि आप BCQs के सिनेरियो को समझ सकें। सो राइट में आपके पास कंस्ट्रक्शनल एप्रेजिया आ रहा होगा। इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है कोई चीज़ बना नहीं पाएगा, समझ नहीं आ रही होगी उसे, कुछ आर्किटेक्चरल चीज़ समझ, जैसे अगर उसे कहेंगे कि सर्कल ड्रॉ करें तो वो नहीं कर पाएगा, उसे कहेंगे अपना नाम लिखें तो वो नहीं लिख पाएगा, उसको ये कंस्ट्रक्शनल एप्रेजिया होगा। साथ ही साथ राइट मिडल सेरेब्रल आर्टरी लॉस होने पर लेफ्ट साइडेड हेमिएनोपिया होगा। देन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो होती है ये क्योंकि ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स को सप्लाई कर रही होती है जो कि विजुअल कॉर्टेक्स है, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया हो रहा होगा विद द मैक्यूलर स्पीयरिंग। साथ ही साथ विजुअल एग्नोजिया हो रहा होगा कि पेशेंट जो है किसी भी चीज़ को देखकर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा होगा।
देन अब बात करते हैं कि स्ट्रोक की जो रिहैबिलिटेशन टीम होती है उसमें कौन कौन से इंडिविजुअल्स या कौन कौन सी स्पेशलिस्ट होते हैं। सबसे पहले फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, ताकि जो आपके पास जो वीकनेस हुई है पेशेंट को वो रिस्टोर की जा सके, फिजिकल फंक्शनिंग, फिजिकल स्टेबिलिटी, मोबिलिटी को रिस्टोर किया जा सके। देन वी हैव ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कि पेशेंट्स को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करवाई जाए कि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को खुद परफॉर्म कर सके। स्पीच थेरेपिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, इसके पास मेजर सिम्टम क्या होता है कि इसका एफेजिया हो रहा होगा, इसमें जो होता है स्पीच डिस्टर्बेंस हो रही होती है, तो उसको ठीक करने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। देन रिहैबिलिटेशन नर्सेज होती हैं, क्योंकि ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं कुछ जिनमें अगर सिवियर हैमरेज या सिवियर इस्केमिक स्ट्रोक हो जाए, उस सिचुएशन में वो कम्प्लीटली इमोबिलाइज हो जाते हैं पेशेंट्स, और वो डिपेंड करते हैं किसी इंडिविजुअल पर। तो उस सिचुएशन पे रिहैबिलिटेशन नर्सेज जो होती हैं वो इनकी केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये आपके पास क्यों रिहैबिलिटेशन टीम है, बिकॉज पेशेंट को इमोशनल और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की नीड है। इसके अलावा जनरल प्रैक्टिशनर्स, देन क्योंकि ये ओल्डर एज में हो रहे होते हैं तो उनके स्पेशलिस्ट भी इनको देख रहे होते हैं। देन मैनेजमेंट की पर आते हैं, जिसमें आपके पास सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं आप। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस बताऊंगी मैं आपको। अच्छा जी, तो अब हिस्ट्री किस तरह से आपने स्टार्ट करनी है। हिस्ट्री में सबसे पहले आपने पेशेंट से उसका बेसिक बायोडेटा लेना है, जिसमें आपके पास क्या क्या आ जाता है, एज ऑफ द पेशेंट, सेक्स ऑफ द पेशेंट, और साथ ही साथ उसका जो है एजुकेशन लेवल। क्यों पूछ रहे हैं, या लैंग्वेज इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप फर्दर टर्मिनोलॉजीज उसी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें और उसी की नॉलेज के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें। देन हैंड डोमिनेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रोक के पेशेंट में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हैंड डोमिनेंस पूछना होता है। देन उसके बाद उनकी ऑक्यूपेशन पूछना। देन उसके बाद जो है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने पूछनी होती है, वो जनरल हेल्थ कंडीशन पूछनी होती है कि पेशेंट जो है अभी उसको स्ट्रोक हुआ है, पहले उसकी कंडीशन कैसी थी, हेल्दी इंडिविजुअल है या कोई डिज़ीज़ थी पहले से ही पेशेंट को, या कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये आपके पास बेड बाउंड पेशेंट था, या व्हील चेयर यूज़ कर रहा था पेशेंट, या कोई और इसको मसला था। वो सारी आपने पास्ट हिस्ट्री ज़रूर पूछनी होती है कि प्रीवियस उसकी कंडीशन कैसी थी। उसके बाद अभी जिस कंडीशन के साथ आया है उससे रिलेटेड आपने क्या क्या पूछना होता है कि ये जो आपको ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं इसको कितना टाइम गुजर चुका है, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या ये सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। इसमें आपके पास कोई पेशेंट की फीचर्स में ये पूछेंगे कि आपके पास कोई विजुअल डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, या फिर आपको फेशियल डेविएशन फील हो रही हो, नोजिया, वॉमिटिंग, नमनेस, अनकॉन्शियसनेस। देन पास्ट हिस्ट्री में जाएंगे तो आपने मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ज़रूर पूछना है, बिकॉज दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द स्ट्रोक। देन सर्जिकल हिस्ट्री पूछेंगे, कोई आपके पास न्यूरो सर्जरी या न्यूरो रिलेटेड कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। मेडिकेशंस में आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पूछनी है, डायबिटीज़ रिलेटेड पिल्स पूछनी है, कोई और कंडीशन है जिससे रिलेटेड वो पिल्स ले रहे हों। फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फैमिलीज़ में अगर किसी की फैमिली में प्रीवियसली किसी को हुआ है तो देयर इज़ अ चांस कि फर्दर फैमिली में भी हो सकता है। देन उसके बाद ट्रॉमा हिस्ट्री पूछनी है कि सर पर कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी थी। देन फंक्शनल एक्टिविटी लेवल बिफोर स्ट्रोक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूछना होता है कि पहले कोई काम करते थे, क्या करते थे, और पहले की लिविंग कैसी थी। उसके बाद सिस्टमिक रिव्यू लेना होता है कि जनरल हेल्थ कंडीशन कैसी है पेशेंट की। नाउ फर्दरली मूविंग, हिस्ट्री के बाद आपने मूव करना है टुवर्ड्स एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट आर द क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, सेंसरी एग्जामिनेशन एंड द मोटर एग्जामिनेशन। क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन में आपने जो है ओक्यूलर अबनॉर्मलिटीज़ ज़रूर चेक करनी, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें विजुअल डिस्टर्बेंस होती हैं। तो इसमें आपने अगर ओक्यूलर अबनॉर्मलिटीज़ मिल रही हैं तो मतलब ब्रेन स्टेम स्ट्रोक है, डिप्लोपिया, पैरालिसिस ऑफ कंजुगेट गेज। देन अगर अब आपने चेक कैसे करना है, इंडिविजुअल क्रेनियल नर्व्स को चेक करना है, जैसे कि विजुअल फील्ड डिफेक्ट चेक करेंगे आप क्रेनियल नर्व 2 के लिए, यानी ऑप्टिक नर्व के लिए। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल मूवमेंट फॉर द क्रेनियल नर्व 3, 4 एंड 6। देन प्यूपिलरी एग्जामिनेशन में आप क्रेनियल नर्व 2 एंड 3 चेक कर रहे होते हैं, विजुअल एक्विटी में आप क्रेनियल नर्व 2 चेक कर रहे होते हैं। फेशियल सेंसेशंस चेक करनी होती हैं आपने, जो कि सेंसरी सप्लाई हो रही होती है बाय द ट्राइजेमिनल नर्व। फेशियल मूवमेंट चेक करनी होती है आपने, जो कि आप चेक कर रहे होते हैं 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व। देन आप इसमें जो है लैरिंग्स, फेरिंग्स और टंग की मूवमेंट्स को चेक कर रहे होते हैं, ताकि आप असेस कर सकें इंटीग्रिटी ऑफ द क्रेनियल नर्व 9, 10 एंड 12। अच्छा, इन पेशेंट्स में, स्ट्रोक के पेशेंट्स में आपने गैग रिफ्लेक्स ज़रूर चेक करना होता है, क्योंकि अगर आपके पास गैग रिफ्लेक्स लॉस हो रहा है ना, तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चांस है कि एस्पायरेशन हो जाए पेशेंट में, कि कोई फूड कंटेंट या कोई चीज़ जो है वो एस्पायर कर जाए इनटू द एयरवेज। तो इसका गैग रिफ्लेक्स ज़रूर आपने चेक करना होता है।
फर्दरली मूविंग वी हैव सेंसरी एग्जामिनेशन, जिसमें आपने पेशेंट की टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रोप्रियोसेप्शन जो है ये चारों सेंसेशंस चेक करनी होती हैं इन द स्ट्रोक पेशेंट। देन मोटर एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपने उसकी इसमें रिफ्लेक्सेस भी चेक करने हैं, पावर भी चेक करनी होती है, पूरी मोटर एग्जामिनेशन करनी होती है। इसमें एक आपके पास ब्रैनस्टॉर्म स्टेजेस ऑफ स्ट्रोक रिकवरी होता है। ये फिनोमेना आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट्स में जो इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है ना, वो फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, जो कि वक्त के साथ साथ स्टेज में बढ़ते हुए स्पैस्टिक हो जाती है। सो स्टेज 1 इज़ फ्लैसिडिटी, आर्म्स आर फ्लैसिड, कंप्लीट लैक ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स। देन स्टेज 2 वी हैव स्पेस्टिसिटी अपेयर, अब फ्लैसिडिटी कन्वर्ट होने लगी है स्पेस्टिसिटी में, मसल्स जो है थोड़े थोड़े स्टेप होना शुरू होंगे, जर्किंग होना शुरू होगी। देन स्टेज 3 इंक्रीज स्पेस्टिसिटी, द आर्म्स बिकम्स स्पैस्टिक एंड मसल्स फील स्टिफ एंड टाइट। देन स्टेज 4 डिक्रीज स्पेस्टिसिटी, अब क्या हुआ कि पहले फ्लैसिडिटी थी, उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेज तक स्पेस्टिसिटी होना शुरू हो गई, यानी मसल स्टिफ होना शुरू हो गया, हार्ड होना शुरू हो गया, इमोबाइल होना शुरू हो गया। देन अब स्टेज 4 से स्पेस्टिसिटी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, आर्म्स जो होते हैं वो थोड़े से रिलैक्स होंगे। देन स्टेज 5 में कॉम्प्लेक्स मूवमेंट कॉम्बिनेशन होता है कि कोऑर्डिनेटेड टिपिकल आर्म मूवमेंट्स हो सकती हैं। स्टेज 6 में स्पेस्टिसिटी बिल्कुल ही डिसअपेयर हो जाएगी, मूवमेंट्स वापस से वॉलेंट्री हो जाएंगी, और स्टेज 7 पे नॉर्मल फंक्शन आ जाता है इन द स्ट्रोक पेशेंट। So these are the Brainstorm stages of the stroke recovery according to the motor examination. Then उसके बाद अब फर्दर मैं कुछ और टेस्ट ऐड ऑन करूँगी और साथ ही साथ इनके चार्ट्स भी शो होते जाएंगे आपको, ताकि अच्छे से समझ आए। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट इंटीग्रिटी आपने चेक करनी होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और जॉइंट इंटीग्रिटी आप जिस डिवाइस से चेक कर रहे होते हैं, दैट इज़ द गोनियोमीटर, और जिस स्केल के अकॉर्डिंगली आप उसे असेस करते हैं या उसको मतलब डिस्टिंग्विश करते हैं कि माइल्ड मॉडरेट है, किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। सो दैट इज़ द मॉडिफाइड एस्वर्थ स्केल, दैट इज़ MAS। इसमें जो है आपको ग्रेडिंग कर सकते हैं आप सिवियरिटी ऑफ द स्पेस्टिसिटी अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस टू द पैसिव स्ट्रेच। आपने पेशेंट को स्ट्रेचिंग की और उसमें जितनी रेजिस्टेंस आई बिकॉज ऑफ द स्पेस्टिसिटी, वो इसकी स्केल के अकॉर्डिंगली आप ग्रेड में इंसर्ट कर देंगे। क्या ये ग्रेड 0 है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 3 है, कि इतनी जो है रेजिस्टेंस फील हो रही है ऑन द पैसिव मूवमेंट। ओके, ये जो आपके पास स्केल होता है ये मसल टोन को एसेस करवा रहा होता है। देन वी हैव जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी में आप क्या कर रहे होते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन चेक कर रहे होते हैं, जॉइंट हाइपरमोटिलिटी या हाइपोमोटिलिटी चेक कर रहे होते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू की स्टिफनेस या स्वेलिंग चेक कर रहे होते हैं। देन उसके बाद आपने पेशेंट में रिफ्लेक्सेस चेक करने होते हैं। इनिशियली क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रोक पेशेंट होते हैं उनमें इनिशियली क्या हो रही होती है, फ्लैसिड पैरालिसिस हो रही होती है, तो उनमें हाइपोरिफ्लेक्सिया हो रहा होगा। लेकिन देन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द स्पैस्टिक पैरालिसिस, तो उसमें हाइपररिफ्लेक्सिया मिलेगा आपको विद पॉजिटिव वेबेंस की साइन। देन उसके बाद आपने पेशेंट की जो है मसल स्ट्रेंथ को टेस्ट करना होता है, उसकी पावर चेक करनी होती है। बेसिकली मोटर एग्जामिनेशन में आपने रिफ्लेक्सेस और पावर चेक करनी होती है। पावर को असेस करने के लिए जो स्केल यूज़ होता है, दैट इज़ द मैनुअल मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग स्केल। ये स्केल मैं आपको दिखा देती हूँ, या आपको एज इट इज़ ग्रेडिंग के साथ याद करना होगा। जो रिफ्लेक्सेस या आपके पास पावर की स्केल्स हैं, या आपके पास न्यूरो के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट वी हैव पोस्टरल कंट्रोल एंड बैलेंस। बेसिकली ऐसे इंडिविजुअल्स में जिन्हें स्ट्रोक हुआ हो, उनमें आपके पास अटेक्सिया हो रहा होता है, पेशेंट जो होता है वो मतलब ठीक से चल नहीं पा रहा होता है, वॉकिंग में मसला हो रहा होता है। देन उसके बाद जो है अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो रही होती हैं, और साथ ही साथ उसका जो बैलेंस होता है या पोस्चर होता है वो कंट्रोल भी ख़त्म हो जाता है, इम्बैलेंसिंग हो रही होगी, पोस्टरल कंट्रोल लॉस हुआ होगा। इसको जो है आप जिस स्केल की बेसिस पे असेस करते हैं, दैट इज़ द वर्ड बैलेंस स्केल, जो कि आपको असेस करवा रहा होता है बैलेंस और साथ ही साथ कितना रिस्क है ऑफ फॉल इन दिस स्पेसिफिक स्ट्रोक पेशेंट। देन वी हैव गेट एंड लोकोमोशन। जैसे मैंने आपको बताया गेट डिस्टर्बेंस आ रही होती है अगर सेरिबेलर स्ट्रोक हो। सो ऐसे स्ट्रोक पेशेंट्स में आपने जो स्किल यूज़ करना होता है, दैट इज़ द फंक्शनल एम्बुलेशन प्रोफाइल। ये फंक्शनल एम्बुलेशन प्रोफाइल क्या बताता है, एम्बुलेशन का क्या मतलब होता है कि कितना वो अपने काम कर सकता है, मूव कर सकता है, वॉक कर सकता है, ठीक है।
सो फंक्शनल एम्बुलेशन प्रोफाइल के ज़रिए इसमें 6 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको असेस करवा रहा होता है कि पेशेंट जो है वो खुद से वॉक कर सकता है, किसी वॉकिंग एड की ज़रूरत है उसे, या किसी इंडिविजुअल किसी पर्सन की ज़रूरत है टू हेल्प हिम इन वॉकिंग। सो ये आपके पास 6 पॉइंट्स फंक्शनल वॉकिंग टेस्ट होता है जो कि आपके पास एम्बुलेशन एबिलिटी ऑफ द स्ट्रोक पेशेंट को डिटरमाइन करवा रहा होता है। देन वी हैव फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर। नाउ इंडिपेंडेंस वर्ड से ही समझ आ रहा है हमें कि ये बताएगा कि पेशेंट अब इंडिपेंडेंस है या नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। ये पूरा एक चार्ट होता है, इसमें जो है पेशेंट खुद भी फील कर सकता है कि उसको जो है सेल्फ़ केयर वो कर सकता है, खुद चेंज कर सकता है अपने कपड़े, खुद जो है अपने सारी जो ज़रूरत के काम होते हैं वो कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको स्फिंक्टर कंट्रोल है या नहीं, उसको एम्बुलेशन खुद से कर सकता है या नहीं, यानी मूव खुद से कर सकता है या नहीं, कम्युनिकेशन लोगों से बात कर सकता है या नहीं, सोशली इंटरेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर। देन वी हैव फ्यूगल-मेयर असेसमेंट फॉर द फिज़िकल परफॉर्मेंस। बेसिकली ये आपके पास फिज़िकल कितनी उसकी रिकवरी हो गई है आफ्टर स्ट्रोक, ये वो स्केल होता है, ये वो असेसमेंट होते हैं जिसके ज़रिए से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि फ़िज़िकली कितना पेशेंट जो है वो स्टेबल हो गया है। इसमें जो है जो चेक किया जाता है दैट इज़ द मोटर फंक्शनिंग, बैलेंस, जॉइंट फंक्शनिंग एंड सेंसेशंस। देन वी हैव स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन असेसमेंट ऑफ मूवमेंट। ये आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला एक क्लिनिकल टूल है जो कि मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट को असेस कर रहा होता है आफ्टर स्ट्रोक। इसमें 30 आइटम्स होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये जो 30 आइटम्स हैं इन्हें आप डिवाइड करते हैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड बेसिक मोबिलिटी टेस्ट। अपर लिम्ब में आप जो है, क्योंकि मैंने बताया कि क्या है आपके पास मूवमेंट, तो अपर लिम्ब की सारी मूवमेंट्स करवा के देख लेंगे, लोअर लिम्ब की सारी मूवमेंट्स करवा कर देख लेंगे, और कोई बेसिक नीड्स के जैसे कोई ग्रिप कर पा रहा है कोई चीज़ या नहीं, खाना उठा पा रहा है अपना या नहीं, ये सारी बेसिक मूवमेंट्स करवा लेंगे आप। सो इससे क्या होगा, आप पेशेंट की मोबिलिटी को असेस कर सकते हैं कि पूरी तरह से उसकी फ़िज़िकल जो आपके पास लॉस हुए थे फीचर्स वो डेवलप हो गए हैं और ठीक हो गए हैं या नहीं। देन वी हैव चडॉक मास्टर स्ट्रोक असेसमेंट जो कि आपके पास अगेन फिजिकल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की इम्प्रूवमेंट चेक कर रहा होता है आफ्टर स्ट्रोक। एंड लास्ट वी हैव स्ट्रोक इम्पैक्ट स्केल जो कि असेस कर रहा होता है कि जो पेशेंट की बिफोर स्ट्रोक से अब जो आफ्टर स्ट्रोक पूरी रिहैबिलिटेशन थेरेपी के बाद या वैसे भी क्या उसमें चेंजेस आए हैं, क्या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर्ड हुई है, डिस्टर्ब हुई है, ये सारी असेसमेंट हो रही होती है कि स्ट्रोक की वजह से पेशेंट की फंक्शनैलिटी, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या असर पड़ा है, दैट इज़ स्ट्रोक इम्पैक्ट स्केल। अब बात करते हैं, हमने कवर कर लिया यहाँ तक सारी हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट, सारे एग्जामिनेशंस और उनके सारे टेस्ट वगैरह। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कैसे करनी है पेशेंट की। एक्यूट फेज़ में है, सब एक्यूट फेज़ में या क्रॉनिक फेज़ में। एक्यूट फेज़ में यानी अभी आईसीयू में ही है पेशेंट या वार्ड में एडमिट है, हॉस्पिटलाइज्ड है पेशेंट, वहीं पे आपने उसकी ये मैनेजमेंट स्टार्ट कर देनी होती है विद इन द 72 आवर्स। इनिशियल स्ट्रोक की मैनेजमेंट हो गई है, मतलब उसकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी जिन मेडिकेशंस की, अगर वो फिल हो गई हैं, पेशेंट वाइटली स्टेबल है। इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट वाइटली स्टेबल हो, उसका ब्लड प्रेशर ठीक हो, उसका हार्ट रेट ठीक हो, उसका टेम्परेचर ठीक हो, यानी वो वाइटली स्टेबल हो गया है। उस कंडीशन में आपने एक्यूट फेज़ मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है विद इन द 72 आवर्स। अगेन बता रही हूँ, वाइटली स्टेबल होगा तभी स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें जो रिहैबिलिटेटिव एक्सरसाइजेज़ होती हैं या रिहैबिलिटेटिव मैनेजमेंट होती है वो बहुत लो इंटेंसिटी की होती है। देन वी आर सब एक्यूट फेज़। अब सब एक्यूट फेज़ क्या होता है कि कुछ हफ्ते गुजरने के बाद या कुछ दिन गुजरने के बाद सब एक्यूट फेज़ में अब जब रिहैबिलिटेटिव मैनेजमेंट करनी है तो अब आपने देखना है कि पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकता है। अगर उसकी गुड टॉलरेंस है तो उस सिचुएशन में आप इंटेंस रिहैबिलिटेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप 3 घंटे की रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज़ करवाएंगे पेशेंट से इन अ 6 डेज़ पर वीक। हफ्ते में 6 दिन करवाई जाएंगी फॉर 3 आवर्स। और उसके बाद जो है अगर पेशेंट जो है इतना ज़्यादा मतलब टॉलरेट नहीं कर सकता इंटेंस थेरेपी को, तो उसमें आपने लो इंटेंस से स्टार्ट करना है और इसमें 60 to 90 मिनट्स आपने थेरेपी देनी होती है पेशेंट को पर डे, और ये 5 डेज़ पर वीक होगी। क्रॉनिक फेज़ तब होता है कि पेशेंट जो है स्ट्रोक होने के 6 महीने या कुछ महीनों के बाद आए। इसमें था एक्यूटली मैनेज करना विद इन द 72 आवर्स, इसमें था दिन या हफ्ते का डिफरेंस होगा। इसमें है कि 6 महीने या 3 से 6 महीने के बाद आ रहे पेशेंट, और ये आपके पास
हॉस्पिटलाइज नहीं है, ये आउट पेशेंट है। तो इसमें जो मैनेजमेंट होगी या जो प्रोग्राम्स होंगे वो होम बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे। इसमें आप कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, इलेक्ट्रोमैकेनिकल असिस्टेड वॉकिंग करवा सकते हैं एंड वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। ये डिफरेंट आपके पास रिहैबिलिटेटिव इंटरवेंशंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन द क्रॉनिक फेज पेशेंट, और ये कहाँ पर होगी, एट होम प्रोग्राम्स होते हैं ये। देन अब एट लास्ट मैं आपको इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगी दैट इज़ द फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशंस फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ या डिफरेंट इम्पेयरमेंट्स, स्टार्टिंग विद द इम्प्रूव मोटर फंक्शन। स्ट्रोक के पेशेंट में मोटर फंक्शन लॉस हो जाता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप दो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफ बायोफीडबैक। ये आपके पास क्या करता है कि इलेक्ट्रोमायोग्राफिक जो टेक्निक होती है उसे यूज़ कर रहे होते हैं आप ऐसे मसल जो बिल्कुल ही ना फंक्शन लॉस कर चुके हैं, उनमें आपने इलेक्ट्रोड्स लगाकर उन्हें सिग्नल्स देने होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एग्जैक्टली द सेम जो कि उन्हें ब्रेन दे रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दे के आप उनकी मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं। देन वी हैव अ मिरर थेरेपी, ये आपके पास मोटर स्किल लर्निंग के लिए होती है। अब जब आपके पास EMG बायोफीडबैक से वो जो है अपनी एक बेसिक मूवमेंट आ गई है उसमें, ठीक है, जो बिल्कुल ही लॉस हो गई थी वो आ गई है, तो उसके बाद आप उसे मिरर थेरेपी देंगे कि उसकी जो प्रीवियस स्किल्स थी वो उसे रीगेन कर सके। मिरर थेरेपी उन इंडिविजुअल्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जिन्हें विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या विजुअल परसेप्चुअल डिसऑर्डर, यानी वो जो चीज़ देख रहे हैं वो उसे समझ नहीं सकते, तो उन इंडिविजुअल्स में मिरर थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं होता। देन वी हैव इम्प्रूव सेंसरी फंक्शन, सेंसरी फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए थर्मल स्टिमुलेशन दे सकते हैं या फिर मिरर थेरेपी दी जा सकती है। अब मिरर थेरेपी में क्या होता है कि साथ ही साथ उसमें आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज भी करवा सकते हैं कि पेशेंट जो है वो मिरर के सामने बैठा हुआ होता है या उसका सिर्फ हाथ, फॉर एग्जाम्पल उसके हाथ में लॉस ऑफ सेंसेशन है, तो आपने उसका हाथ मिरर के सामने रखना है ताकि वो उसको सेंस की जो फीलिंग है वो रिगेन कर सके, और साथ ही साथ कोई बॉल या कोई और गैजेट जो है उसके हाथ में दे देना ताकि वो उसको मूव करता रहे, उसे फील करता रहे और उसके साथ उसकी सेंसेशन को रिगेन करता रहे। देन वी हैव इम्प्रूव हैमी एनॉप्सिया या यूनिलैटरल निगलेक्ट, जब आपके पास सिर्फ हैमीप्लेजिया हो रहा है या वन साइडेड ऑफ द बॉडी इफेक्ट है, तो उस केस में आपने कैसे उसे इम्प्रूव करना होता है कि आपने कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं जो कि मिड लाइन को क्रॉस करें। एक इंडिविजुअल की बॉडी है, उसके ये 2 लिम्स हैं। अब अगर ये आपके पास पैरालाइज्ड साइट है तो यहाँ से आपने कुछ ऐसी मूवमेंट्स करवानी होती है कि दूसरी साइड की तरफ ग्रिप बढ़े या दूसरी साइड की तरफ इन्वॉल्वमेंट हो रही हो। ये अभी आप पिक्चर देखेंगे ना उसमें आपको समझ आएगा कि जैसे लिफ्टिंग होती है, एक तरफ करके लिफ्ट करना, सेंट्रलाइज नहीं, इस तरफ करके लिफ्ट करना। देन वी हैव कि कोई चीज़ ग्रिप करनी है तो वहाँ से करें, उस साइड को इन्वॉल्व करना कि वहाँ से उठाना, वहाँ से कुछ रखना उस तरफ जो साइड आपके पास पैरालाइज्ड है। देन वी हैव इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट इंटीग्रिटी, क्या आपने जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन करवानी है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है, उसके लिए आपने कुछ एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं ताकि उसकी मोबिलिटी इंक्रीज़ हो। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उस केस में क्या हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्शंस, डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, उस चीज़ को आपने प्रिवेंट करना होता है एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करवा कर, लेकिन ये एक्सरसाइजेज इतनी रेंज में हो कि पेशेंट बेयर भी कर सकें। पैसिव और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन दोनों करवाएंगे आप पेशेंट से, और कॉन्ट्रैक्शन की केस में आपने रेंज ऑफ मोशन को फ्रिक्वेंटली इंक्रीज करना है। देन वी हैव आर्म ट्रेडलिंग। आर्म क्रैडलिंग की मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी, लेकिन बेसिकली द फिनोमेना इज़ दैट कि जैसे बच्चे को गोद में उठाया जाता है, बिल्कुल ऐसे करके गोद में उठाया जाता है कि एल्बो पे आपके पास फ्लेक्शन हो रही होती है, सो वैसे करके आपने यूँ करना है और उसके बाद दूसरी साइड जहाँ पे पैरालिसिस है वहाँ पर आपने मूव करना होता है। और इसमें क्या करना होता है, जो आपके पास इंटैक्ट लिम्ब है इसको आपने यूँ 90 डिग्री पर एल्बो जॉइंट पर फ्लेक्स करके आपने दूसरे हाथ को सपोर्ट करना होता है, दूसरे हाथ को सपोर्ट करेंगे ताकि उसकी भी मूवमेंट इन्वॉल्व हो इसमें। और इसमें जब आप हाथ उस तरफ लेकर जा रहे हैं तो आप ट्रंक की मूवमेंट भी करेंगे, या भी आपको मैं 2 पिक्चर्स दिखा दूँगी, इंशाल्लाह इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्रैडलिंग इज़ वेरी हेल्पफुल, ये फिनोमेना जो है आपके पास क्योंकि ये आपके पास रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ा रहा होता है और स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग भी प्रोवाइड कर रहा होता है। इस फिनोमेना को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे बच्चे को गोद में उठाया जाता है तो वो वाला फिनोमेना होता है ये। देन वी हैव टेबल टॉप पॉलिशिंग एक्सरसाइजेज। टेबल टॉप पॉलिशिंग एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, ये आपके पास
वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो टेबल पर ना जैसे कोई गेम खेला जा रहा हो, कि यहाँ से उठा के यहाँ, वहाँ से उठा के यहाँ, ऐसे करके एक्सरसाइजेज होती हैं कि यहाँ 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 पूरे टेबल पे आपने कोई गेम्स वगैरह जैसे होते हैं, जैसे चेस फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, कि वो यहाँ से यहाँ मूव करना होता है। वो एक माइनर सी मतलब लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में आप पेशेंट जो है वेट शिफ्टिंग कर रहा है उसमें, या उसमें उसकी कोऑर्डिनेशन चेक हो रही होती है। इसमें आप आर्म मूवमेंट्स एंड ट्रंक रोटेशन इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। देन वी हैव प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज विद रेजिस्टेंस। कोई रेजिस्टेंस होती हैं, जैसे अभी आप पिक्चर देखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा कि रेजिस्टेंस के साथ एक्सरसाइजेज करवाना। देन वी हैव इंटरवेंशन टू इम्प्रूव स्पेस्टिसिटी, क्योंकि इस पेशेंट में क्या हो रहा होता है, पहले तो फ्लैसिडिटी होती है, लेकिन बहुत जल्द ही वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द स्पेस्टिसिटी। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करवा सकते हैं, अगर ट्रंकल स्टिफनेस है, ट्रंक स्टिफ हुआ हुआ है, तो उसमें आपने ट्रंकल रोटेशंस करवाते रहना है, जिससे क्या होगा कि रिदमिक रोटेशंस की वजह से स्पेस्टिसिटी रिड्यूस होगी। देन आप शोल्डर ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं फॉर द, अगर पेन है पेशेंट को उसके साथ। देन रिपीटेडली टास्क, इसमें क्या होता है, अगर आपके पास लोअर लिम्ब इन्वॉल्व है तो आप उसको रिपीटेडली वॉक करवा सकते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग करवा सकते हैं, या अगर आपके पास हाथ इन्वॉल्व है तो हाथ से कोई चीज़ उठवा रखवा सकते हैं, बार बार कोई भी चीज़ आपने उसको बार बार करवाते रहना है। ऐसी करवा सकते हैं कि सिट आप डाउन करवा सकते हैं, स्टैंड करें, सिट करें, लेटे बैठे, कुछ इस तरह की रिपीटिव मूवमेंट, ताकि मसल्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स मूव करें। इलेक्ट्रोमायोग्राफी बायोफीडबैक फिनोमेना यूज़ कर सकते हैं आप। देन वी हैव टेंस एंड नेम्स। जो टेंस होता है दैट इज़ अ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन एंड नेम्स इज न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्या होता है, जो टेंस होता है ये आपके पास एक ऐसी थेरेपी है जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं पेन सप्रेशन के लिए। ये आपके पास जो डिवाइस होती है ये पेन सप्रेशन के लिए यूज़ होती है, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए यूज़ हो रही होती है। जबकि जो नैम्स होता है, ये न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो होती है, ये आपके पास क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करने के लिए। ऐसे हाथ या ऐसे पैर या ऐसी कोई भी मसल जो कि काम नहीं कर रहा अब, यानी अगर किसी मसल जैसे बाइसेप है उसका काम फ्लेक्शन था, अब नहीं हो रही है एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन, तो आप उनमें ये नेम्स को यूज़ करके स्टिमुलेट कर सकते हैं उन मसल्स को एग्जैक्टली द सेम जैसे उसे ब्रेन स्टिमुलेट करता था, और ये आपके पास लॉन्ग टर्म रिलीफ देगा। देन वी हैव इंटरवेंशन टू इम्प्रूव फंक्शनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। फंक्शनल स्टेटस क्या है कि वो डेली एक्टिविटीज़ खुद कर सकें। उसमें क्या है कि आपने अर्ली पेशेंट को बेड से जो अगर बेड बाउंड है तो उससे जो है बेड मोबिलिटी प्रोवाइड करनी है। देन वी हैव जैसे मैंने बताया रिपीटेड एक्सरसाइजेज या रिपीटेड मूवमेंट्स प्रोवाइड करनी होती हैं, और ऐसे एक्सरसाइजेस पेशेंट को जो है समझानी होती है, करवानी होती हैं, जो उसे बेसिकली इनकरेज करे कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। देन वी हैव इम्प्रूव पोस्चरल कंट्रोल एंड बैलेंस। इसके लिए क्या करना होता है, आपने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के जो जॉइंट्स की एक्सरसाइजेज होती हैं वो करवानी होती हैं, पेशेंट को वॉकिंग एक्टिविटीज़ करवानी होती है लाइक क्लाइंबिंग या वॉकिंग, ये सारी चीज़ें आपने करवानी होती है ताकि उसका बैलेंस गेन हो और पोस्चर कंट्रोल हो। देन वी हैव गीट एंड लोकोमोशन। इसमें जो है आप क्या करवा सकते हैं कि टास्क स्पेसिफिक ओवर ग्राउंड लोकोमोटर ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपके कोई खास टास्क देकर उससे कुछ लोकोमोटर एक्टिविटीज़ करवाएं। देन फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की जा सकती है, रोबोटिक असिस्टेड लोकोमोटर ट्रेनिंग हो सकती है, या अगर पेशेंट को लिम्ब में कोई मसला है तो उस केस में आप कुछ ऑर्थोसिस यूज़ कर सकते हैं जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर द मूवमेंट्स, जैसे कि एंकल फुट ऑर्थोसिस होगा जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिहैबिलिटेटिव मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक। होप्स आपको समझ आया होगा। जज़ाकल्लाह।